हेलो एवरीवन। आज हम सीपीसी में जो लिमिटेशन एक्ट दिया गया है उसमें धारा 5 का अध्ययन करेंगे, जो विलम्ब से संबंधित क्षमा करने के जो कारण हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर किसी केस में बाद में या याचिका में क्षमा के लिए जो हमें कारण की ज़रूरत पड़ेगी वो कौन कौन से होंगे। देखिए, अधिनियम की धारा 5 ऐसी अपीलों या आवेदनों को उनके लिए निर्धारित म्याद की अवधि बीत जाने के बाद भी ग्रहण करने का नियम प्रतिपादित करती है। यानी कि अगर किसी अपीलों या आवेदनों में निर्धारित अवधि बीत जाती है तो धारा 5 में ऐसे नियम प्रतिपादित किए गए हैं जो अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता को न्यायालय को इस बात से संतुष्ट कर दे कि कथित निर्धारित समय के अंदर अपील या आवेदन न करने के पर्याप्त कारण उसके पास हैं। यानी कि आवेदनकर्ता को या अपीलकर्ता को न्यायालय को बताने होंगे कि अपील या आवेदन न करने का उसके पास में समय पर जो आवेदन नहीं किए गए हैं उसके पास में वो है पर्याप्त कारण है कि इन कारणों से मैंने इस समय पर अपील या आवेदन नहीं किया है। देखिए, धारा 5 का स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यह तथ्य कि अपीलकर्ता या आवेदक निर्धारित समय को निश्चित करने या उसकी गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, प्रणाली या निर्णय में से भ्रम पड़ गया था। यानी कि उच्च न्यायालय के किसी आदेश या प्रणाली या निर्णय से भ्रम में पड़ गया था, इस धारा के अर्थों में पर्याप्त हेतु हो सकता है। यद्यपि कि इस धारा के अधीन किसी पर्याप्त कारण से संतुष्ट होकर विलम्ब को क्षमा कर देना न्यायालय के स्वविवेक के अधीन है। यानी इस धारा के अधीन यह कहा गया कि जो पर्याप्त कारण है उसको न्यायालय के विवेक पर क्षमा कर देना उसी के अधीन है कि न्यायालय देखेगा कि इसे जो है क्षमा प्रदान किया जाएगा या नहीं। फिर भी न्यायालय को स्वविवेक का यह अधिकार विधानमंडल द्वारा जानबूझकर इसलिए प्रदान किया गया है जिससे कि वह उपयुक्त मामलों में सारभूत न्याय को बढ़ाने के लिए अपनी न्यायिक शक्ति और स्वविवेक का प्रयोग कर सके। अस्तु पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर विलम्ब की क्षमा के लिए इस धारा के अधीन की गई प्रार्थना मंजूर करने योग्य होती है। देखिए, जो पर्याप्त कारण की कसौटी है वो क्या है। यद्यपि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हर एक मामले में उसको परिस्थिति के अनुसार कोई भी और कुछ भी हो सकता है और उसको ठीक ठीक परिभाषित और निर्धारित करना कठिन है। फिर भी देखिए, जो परिस्थितियाँ हुई वो क्या हैं। नंबर 1 यह है कि विलम्ब का कारण वास्तविक है और अपीलकर्ता या आवेदन के नियंत्रण से बाहर था। दूसरा यह है कि अपीलकर्ता या आवेदक लापरवाही का दोषी कतई नहीं है, यानी कि उसने लापरवाही नहीं की है। तीसरा है यह है कि विलम्ब सद्भावपूर्ण कारण से हुआ है। एक केस है हरियाणा राज्य बनाम चंद्रमणि, जो 1966 का केस है सुप्रीम कोर्ट के। तो उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पर्याप्त कारण दर्शित करने के लिए कोई निश्चित तथा कठोर मापदंड निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। विलम्ब की क्षमा याचना को कठोरता से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पर्याप्त कारण का अर्थान्वयन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए। पर्याप्त कारण के निर्धारण में विलम्ब का लंबा समय महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए, जो पर्याप्त कारण हैं वे कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, लिमिटेशन एक्ट में पर्याप्त कारण की परिभाषा नहीं दी गई है तथा यह भी नहीं उल्लेखित किया गया कि कौन कौन से कारण पर्याप्त कारण होंगे। यानी उसमें यह भी नहीं बताया गया है कि कौन कौन से कारण पर्याप्त कारण हो सकते हैं या होंगे। फिर भी देखिए, हम कुछ कारणों का अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे बीमारी, एक कारण यह भी हो सकता है बीमारी। बीमारी पर्याप्त कारण हो सकती है, परंतु यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि मनुष्य किसी भी प्रकार के कर्तव्य पालन में असमर्थ था। परिस्थितिवश बीमारी का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि यह विलम्ब के लिए उचित क्षमा करे। यानी बीमारी है जो वह ऐसी होनी चाहिए जिससे पर्याप्त कारण जान पड़े। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको इस तरह की कोई बीमारी हो गई है कि वह बोल नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, असहाय हो गया है बिल्कुल, तो यह भी एक वह न्यायालय में पर्याप्त कारण दे सकता है।
फिर है भूल यानी मिस्टेक, निर्णय और डिक्री की शुद्ध प्रतिलिपि न तैयार करने में न्यायालय के अधिकारी द्वारा की गई भूल पर्याप्त कारण है। ऐसी भूल जो उचित सावधानी एवं ध्यान बरतने के बावजूद सद्भावना पूर्वक हो गई है, पर्याप्त कारण माना गया है। इसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम हीराचंद्र 1976 में सही ठहराया गया था, परंतु कानून की भूल या अज्ञानता मिस्टेक ऑफ लॉ को पर्याप्त कारण नहीं माना गया है। यानी कि कानून की जो भूल है या अज्ञानता उसे पर्याप्त कारण नहीं माना गया है। फिर है अधिवक्ता की भूल। देखिए, मिस्टेक टू काउंसल, विधि व्यवसायी या एडवोकेट द्वारा दी गई गलत सलाह पर्याप्त कारण को जन्म दे सकती है। यह कहा गया था लक्ष्मी तिवारी बनाम डायरेक्टर 1984 सुप्रीम कोर्ट के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिवक्ता द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई भूल पर्याप्त कारण है, परंतु भूल को इस प्रकार का होना आवश्यक है जो कि अनुभवी अधिवक्ता द्वारा भी की जा सकती है। एक मामला है यूपी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम केदार सिंह 1991 का मामला है। इस मामले में निर्धारित किया गया था कि जहां अपील प्रस्तुत करने में वकील या उसके कार्यालय की गलती है तो वहां विलम्ब को क्षमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि अगर वकील या उसके कार्यालय की गलती है तो विलम्ब को क्षमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की गलती के लिए पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। फिर है कारावास। देखिए, कारावास का होना पर्याप्त कारण हो सकता है। न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसे अपने बचाव में अधिकारियों द्वारा अड़चन दी गई है या अन्य प्रकार से बचाव में निर्योग्यता दी गई है, तभी यह पर्याप्त कारण हो सकता है। दो निर्दोष एवं असहाय महिलाओं की हत्या के दोष सिद्धि के मामले में 450 दिन बाद सजा में वृद्धि हेतु अपील प्रस्तुत की गई। विलम्ब का कारण क्रूरतापूर्ण हत्या से समाज व परिवार का आतंकित व स्तब्ध रह जाना था, बताया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि विलम्ब का कारण यह था कि हत्या से समाज व परिवार में भय पैदा हो गया था, वो लोग डर गए थे, तो यह पर्याप्त कारण माना गया है। यह स्टेट ऑफ सिक्किम बनाम राजू चेत्री के केस में कहा गया था। अशिक्षा एवं अज्ञानता। देखिए, जो हमारा अगला कारण होगा वो है अशिक्षा एवं अज्ञानता। कुछ मामलों में अशिक्षा को भी पर्याप्त कारण माना गया है, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो यह भी एक पर्याप्त कारण माना गया है। यह एल्लावा बनाम संतावा, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। एक अशिक्षित अनवेदिका ने एक पक्षीय डिक्री को अपास्त कराने हेतु देरी से आवेदन किया। एक डिक्री को अपास्त कराने के लिए उसने देरी से आवेदन प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अज्ञानता एवं अशिक्षा के कारण अनवेदिका को एक पक्षीय डिक्री की जानकारी हो सकी थी। यानी कि इसमें कहा गया है कि न्यायालय ने कहा था कि जो अनवेदिका है वह उसे यह बात की जानकारी नहीं थी, वह अशिक्षित थी कि जो डिक्री है उसकी प्रस्तुत किए जाने के लिए, यानी जो डिक्री थी उसे अपास्त कराने की जानकारी नहीं थी, वह अशिक्षित थी। इस कारण से इसे धारा 5 के अंतर्गत पर्याप्त कारण मानते हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। फिर है देखिए पत्राचार में देरी। यानी इस मामले में निर्धारित किया गया था कि दो कार्यालयों के बीच में हुए पत्राचार के लगने वाले समय के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जा सकता है। इसे पर्याप्त कारण माना गया है। फिर है विशेष वर्ग के व्यक्ति, यानी स्वतः शासन द्वारा या अन्य कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत किसी विशेष रियायत का अधिकारी नहीं होता है, परंतु शासन के सिस्टम के तहत लगे अधिक समय को क्षमा किया जा सकता है। एक केस है KR बेरी एंड कंपनी बनाम कर्मचारी राज्य बीमा 1962 का केस है। इस मामले में यह कहा गया था कि राज्य के कार्यों तथा किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों में न्यायालय द्वारा विलम्ब के संबंध में प्रस्तुत कारण
संवेद किया जा सकता है। फिर है न्यायालय की ओर से लापरवाही, यानी कि न्यायालय की तरफ से जो लापरवाही है उसके बारे में कहा गया है, यह भी एक कारण होगा। इसमें कहा गया था कि न्यायालय के अधिकारियों की ओर से अनुचित विलंब या लापरवाही के कारण पक्षकारों का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर न्यायालय की किसी कर्मचारी ने, अधिकारियों ने कोई अनुचित विलंब या लापरवाही कर दी है तो इसे पक्षकारों का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। विलंब माफी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में न्यायालय की न्याय सम्मत दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। एक केस है संतोष सिंह बनाम स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल पंजाब AIR 2016। पंजाब हरियाणा राज्य के मामले में अपील 5 वर्ष के विलंब से पेश की गई थी। विलंब माफ नहीं किया गया क्योंकि अपीलार्थी को अपने विरुद्ध पारित आदेश की जानकारी यथा समय हो गई थी। यानी कि जो अपील 5 वर्ष बाद की गई थी उसे माफ नहीं किया गया था क्योंकि जो अपीलार्थी था उसे अपने समय की जानकारी थी, यानी आदेश की जानकारी समय पर प्रदान की गई थी और उसे पता था कि उसे कब कितनी जल्दी अपील करनी है, तो इसे पर्याप्त कारण नहीं माना गया था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। थैंक्स।